हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल हिंदी के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के अर्थशास्त्र के अध्याय नंबर 3 को, जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं निर्धनता के बारे में। निर्धनता मतलब क्या? गरीबी के बारे में। तो गरीबी क्या है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और यहाँ पर इस अध्याय में हम गरीबी निर्धनता की बात करेंगे कि जब गरीबी किसी परिवार में आती है तो उसको क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, गांव के माहौल में गरीबी क्या होती है, शहर के माहौल में गरीबी में क्या परेशानी होती है, इसी के अलावा कौन से ऐसे समाज के हिस्से हैं जो ज़्यादा गरीब होते हैं। ये बहुत सारी बातें हमको समझनी है और यहाँ पर हमें समझना है कि किस प्रकार से इस परेशानी से हम जूझ सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। अब यहां पर अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आप वो वीडियो पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर यहां पर आई बटन में आपको मिल जाएगा, यहां से आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय। अब अध्याय में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले यहां पर अवलोकन दिया गया है। यहां पर कहता है कि इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। निर्धनता के कारणों और सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई है। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया है। मतलब यहां पर इस अध्याय में पढ़ना क्या है वो आपको बताया गया। क्या पढ़ना है भाई? तो यहां पर हम लोग को निर्धनता के बारे में चर्चा करना है, बातचीत करना है। और निर्धनता के बारे में क्यों बात करना है? क्योंकि हमारा ये देश जब आजाद हुआ था उस समय में भारत के बहुत ज्यादा संख्या में जो लोग थे वो गरीब थे। उसमें से बहुत सारे लोग अब गरीबी से बाहर आ चुके हैं, लेकिन आज भी बहुत बड़ी संख्या में भारत के ऐसे नागरिक हैं जो गरीबी में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। उनके पास जरूरत की चीजें नहीं हैं, तो उनको बाहर निकालना गरीबी से हमारे देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसको हमें पूरा करना है। यहां पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के बाद सामाजिक विज्ञान के हिसाब से गरीबी क्या होती है वो समझेंगे। पूरी दुनिया में आपको किस प्रकार से गरीबी है वो समझेंगे। साथ में हम लोग गरीबी रेखा या फिर निर्धनता रेखा की बात करेंगे, वो क्या होता है, कैसे काम करता है, सब चीजें। और यहां पर सरकार ने क्या कदम उठाया है, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने आ जाता है अध्याय का परिचय। अब इस अध्याय के परिचय में क्या कहता है? कहता है कि अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वो निर्धन हैं। तो देखिए, आप, मैं, हम सभी जिस समाज से आते हैं हमने गरीबी देखी है। आप अगर गरीब नहीं भी हैं तो आपके आसपास कुछ लोग होंगे ऐसे जो कि गरीब होंगे। आपको पता होगा कि भाई गरीबी क्या होती है, गरीबी किस चीज को हम कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि हमारे दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं। जैसे आप कहीं गए तो कुछ लोग आपसे भीख मांगते हुए मिल जाएंगे, कुछ लोग जो हैं उन फटे कपड़े पहने हुए मिल जाएंगे। उदाहरण यहीं पर दिया गया है। गाँव में वो भूमिहीन श्रमिक होते हैं जिनके पास भूमि नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, वो मेहनत मजदूरी करके अपना खर्चा चलाते हैं केवल। शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग, शहरों में जो झुग्गियों में लोग रहते हैं वो भी गरीब हैं। इसके अलावा निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं, ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी, वे चीथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो कचरे बुनने वाले लोग होते हैं, कई बार उनके साथ बच्चे भी होते हैं, कई बार केवल बच्चे काम कर रहे होते हैं। तो ये सारे लोग क्या हैं? सारे लोग गरीब हैं, सारे लोग निर्धन हैं। समझ गए? हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं, हमारे चारों ओर निर्धनता है। वास्तव में देश का हर 5वां व्यक्ति निर्धन है। असलियत क्या है कि देश में 5 में से 1 व्यक्ति क्या है? निर्धन है, गरीब है। इसका अर्थ है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। मतलब ये आंकड़ा जो है वो 10 साल पुराना है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं आया है, कुछ संख्या में कमी आ गई होगी। लेकिन कहता है कि 270 मिलियन मतलब कि 27 करोड़ लोग आज मतलब कि 2011-12 में क्या कर रहे हैं? गरीबी में जी रहे हैं। गरीबी मतलब क्या? उनके पास कपड़े पहनने के लिए अच्छे नहीं है, अच्छे खाने खाने के लिए नहीं है, ज़रूरत की कोई भी चीज़ उनके पास नहीं है। इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है।
मतलब संख्या देश में सबसे ज्यादा गरीब किस देश में है? तो भाई सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या भारत में है। समझ गए? यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। तो इससे आपको यह अंदाजा लगेगा कि यह कितना बड़ा प्रॉब्लम है कि दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा गरीब है अगर हम अलग अलग देशों को कंपेयर करें तो। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि निर्धनता के दो विशिष्ट मामले। अब यहां पर आपको दो कहानियां देखनी है जिसमें दो प्रकार के गरीबों की कहानी है, एक शहर का व्यक्ति है, एक गांव का व्यक्ति है। तो आइए जरा सा हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहां पर कहता है पहला टॉपिक शहरी निर्धनता। तो टॉपिक क्या है? 33 वर्षीय राम सरन झारखंड के रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। नाम है व्यक्ति का राम सरन। वो क्या करता है? गेहूं के आटे की मिल में दैनिक मजदूरी करता है और जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। जो राम सरन है वो महीने में 1500 रुपये कमाता है, लेकिन उसको हमेशा काम नहीं मिलता है, कुछ समय काम नहीं भी मिलता है। ठीक है, यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके परिवार में 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, जिसमें उसकी पत्नी 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। मतलब कुल मिला के परिवार में 6 लोग हैं, लेकिन उसकी आमदनी कितनी है? 1500 रुपए है। ठीक है, उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। राम सरन के माता पिता हैं, बूढ़े हैं, उनके पास भी पैसा नहीं है, जमीन नहीं है, पैसा नहीं है। मतलब वो क्योंकि वो जो हैं भूमिहीन है। यानी राम सरन के माता पिता गांव में रहते थे, वहीं मजदूरी करते थे, वहीं बूढ़े हो गए, लेकिन उनके पास कोई संपत्ति नहीं है, वो भूमिहीन है। ठीक है, यहां पर जो उसके भूमिहीन श्रमिक पिता हैं वो अपने खर्चे के लिए राम शरण के ऊपर निर्भर हैं और साथ में राम शरण के भाई जो कि हजारीबाग में रहता है उसके ऊपर निर्भर हैं। मतलब ये लोग अगर पैसा भेजेंगे अपने पिताजी को तब उसके पिताजी जो होंगे वो अपना खर्चा चलाने पाएंगे। ठीक है, रामशरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। रामशरण जो है वो शहर के बाहरी इलाके में रहता है, जहां पर बस्ती है वहां पर किराए पर मकान लेकर रहता है। और ये जो किराए का मकान है ये बिल्डिंग वाला मकान नहीं है, ये झुग्गी जैसा मकान है। ये ईंटों और मिट्टी के खपड़ों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है। जो उसने घर भाड़े पर लिया है वो क्या है? एक झोपड़ी है। ठीक है, उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का काम करती है तथा 800 रुपए और कमा लेती है। अब क्योंकि रामशरण के पैसे से घर नहीं चल पा रहा है, उसके पैसे पर्याप्त नहीं हो रहे हैं, तो उसकी पत्नी भी काम करती है और अलग अलग घरों में काम करके नौकरानी का काम करके महीने का 800 रुपए कमा लेती है। वो दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं। यानी रामशरण का जो परिवार है उनको दिन में 2 बार भोजन मिलता है, 3 वक्त की रोटी भी अच्छे से नहीं मिल पाती है और वो भी भोजन भर पेट मन जितना नहीं, बस काम चलाने भर भोजन उनको मिल जाता है। पर यह उन सबके लिए भी पर्याप्त नहीं है। वही बात जो मैंने कहा कि भाई 3 वक्त जनरली सब कोई खाता है, ये लोग कैसे करके 2 रोटी 2 टाइम का खाना खा पाते हैं, वो भी उनके लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब जितना एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में सहायक का काम करके 300 रुपए और कमा लेता है। यानी रामशरण का जो बड़ा बेटा है उसकी उम्र करीब 12 साल है, वो परिवार की मदद करने के लिए क्या करता है? काम करता है, चाय की दुकान में सहायक का काम करता है और उसको महीने के 300 रुपए मिलते हैं। ठीक है, उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। यहां पर रामशरण की जो 10 साल की बेटी है वो अपने छोटे भाई बहन का ख्याल रखती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है। जो ये परिवार है इसमें यहां पर कोई भी बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जाता है। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 जोड़े कपड़े हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहने योग्य नहीं रहते। जूता पहनना विलासिता है। छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं। जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की भी कोई सुविधा नहीं मिलती। मतलब क्या? परिवार इतना गरीब है कि कपड़ा कब खरीदा जाता है? जब पुराना कपड़ा बिल्कुल पहनने लायक नहीं है तब कपड़ा खरीदा जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पर जूता पहनना तो भाई अमीरी एकदम अय्याशी वाला चीज हो गया इनके लिए।
समझ गए। और साथ में जो बच्चे हैं वो अल्प पोषित हैं, जितना उनको भोजन, जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जितना पोषण मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। और ये परिवार में से अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको सही से इलाज भी नहीं मिल पाता है। समझ गए। तो ये हमने एक कहानी देखी एक गरीब की, जो कि कहां रहता है, शहर में रहता है। अब यहां पर इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, इसके आगे हम लोग ग्रामीण निर्धनता देखेंगे। यानी गांव में एक रहने वाला व्यक्ति है, उसकी गरीबी कैसी है, उसको क्या समस्याएं हैं, ये देखेंगे। तो कहता है कि लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव का रहने वाला है। नाम क्या है व्यक्ति का, लखा सिंह नाम है। वो मेरठ के पास एक गांव में रहता है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, मतलब उसका जो परिवार है वो भूमिहीन है। इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपए ही मिलते हैं। क्या होता है कि यहाँ पर जो लखा सिंह है उसके पास क्योंकि ज़मीन नहीं है, वो भूमिहीन है, वो मजदूरी का काम करता है और वो बड़े किसानों के ज़मीन पर या फिर घर पर छोटे मोटे काम करता है और काम के बदले उसको 50 रुपए मिलते हैं एक दिन के। लेकिन ये काम उसको रोज़ नहीं मिलता है, मतलब कभी काम दिया गया कभी काम नहीं दिया गया, ऐसी समस्या चलती है। लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल या थोड़ी सब्जी ही मिल पाती है। लेकिन ज़्यादातर जब वो काम करता है तो उसको क्या दिया जाता है, कुछ किलोग्राम गेहूं मिलता है, दाल मिलता है या फिर थोड़ी सी सब्जी दे दी जाती है काम के बदले में। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। 8 लोग हैं परिवार में, लेकिन इनको 2 टाइम का भोजन भी अच्छे से नहीं मिल पाता, 3 टाइम तो छोड़ दीजिए। लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों से जलाने की लकड़ियां बिनने में ही गुजार देती हैं। उसके पिता की, जो तपेदिक के मरीज थे, चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। यानी इसके जो पिताजी थे उसको बीमारी हुई, बीमारी से मृत्यु हो गई। मृत्यु क्यों हो गई, क्योंकि वो इलाज नहीं करवा पाया लखा सिंह अपने पिताजी का। ठीक है। उसकी मां अब उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे धीरे छीन हो रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लखा वहां भी नहीं गया। अब यहां पर बात क्या है, जो लखा की मां है वो भी वही बीमारी हो गई, उसको भी, वो भी बीमार है, वो भी अब इंतजार कर रही है अपनी मृत्यु की, क्योंकि परिवार इलाज करवा नहीं पाएगा। ठीक है। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है और जो लखा सिंह है वो वहां भी पढ़ने नहीं गया। ठीक है। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहां तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है। मतलब यहां पर परिवार जो है वो नए कपड़े भी नहीं खरीदने पाता है। कई वर्षों में एक बार होता है कि परिवार में किसी के लिए एक नया कपड़ा खरीदा जाए, और इसका परिवार इतना गरीब है कि साबुन इस्तेमाल करना, खाने में तेल इस्तेमाल करना भी बहुत लग्जरी का आइटम है। समझ गए। तो ये 2 कहानियां आपने देखी, जहां पर एक व्यक्ति जो है शहर में है और वो निर्धनता से जूझ रहा है, दूसरा व्यक्ति गांव में है और वो भी निर्धनता से जूझ रहा है। तो शहर में गरीबी क्या होती है, गांव में गरीबी क्या होती है, ये आपने समझा। अब यहां पर एक प्रकार का आपको टास्क दिया जा रहा है कि निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें और निर्धनता से संबंध निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें। भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम, असहायता, इन सब का निर्धनता से क्या संबंध है, यह आप अंदाजा आपको लगाना है। जैसे कोई व्यक्ति अगर भूमिहीन होगा, उसके पास जमीन नहीं होगा खेती के लिए, घर बनाने के लिए, तो उसके पास कोई संपत्ति नहीं है। कोई संपत्ति नहीं है मतलब क्या, वो गरीब है। अगर उसके पास खेती के लिए जमीन होती तो वो खेती करता, अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता। तो भाई भूमिहीन की वजह से लोग निर्धन होते हैं, भूमिहीन होने से। इसके बाद बेरोजगारी, लोगों को अगर काम मिले, रोजाना काम मिले, अच्छे वेतन पर काम मिले, तो फिर कोई गरीब क्यों रहेगा। अच्छे वेतन पर अगर सभी लोगों को काम दे दिया जाए तो भाई कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। तो बेरोजगारी भी बहुत बड़ा कारण है गरीबी होने का। इसके बाद परिवार का आकार। अब यहां पर ऊपर जो आपने कहानियां देखी, वहां पर आपने देखा कि दोनों परिवार जो हैं उनके परिवार का आकार बड़ा है। आकार बड़ा है कैसे भाई, यहां पर जो हमारा राम शरण है, राम शरण के परिवार में 6 लोग हैं और साथ में उसके माता पिता भी हैं। और यहीं पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो लखा है उसके परिवार में भी ऐसी ही हालत है।
तो बात यहां पर यह है कि अगर परिवार छोटा होगा, जैसे सरकार भी कहती है हम दो हमारे दो, मतलब कि माता पिता और दो बच्चे होने चाहिए। क्यों भाई, क्यों होने चाहिए? क्योंकि आप बच्चों का भरण पोषण अच्छे से करने पाएंगे, कम पैसे में उनका ख्याल अच्छे से रखने पाएंगे। लेकिन अगर ज्यादा परिवार बड़ा होगा और कमाने वाला सिर्फ एक होगा तो परिवार की ख्याल रखने में भी तकलीफ होगी। इसके बाद निरक्षरता, कि कोई व्यक्ति अगर निरक्षर होगा, पढ़ना लिखना उसे नहीं आएगा, तो उसको वेतन कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे काम नहीं करने पाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उसको अच्छे वेतन वाला नौकरी मिल जाएगा। ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं पीछे के अध्याय में। इसके बाद है खराब स्वास्थ्य और कुपोषण। अब यहां पर देखिए, खराब स्वास्थ्य की वजह से कई आपको निष्कर्ष हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि कोई व्यक्ति बीमार है तो वो काम ही नहीं करने पाएगा, काम करेगा तो अपने पूरी ताकत से नहीं करने पाएगा, तो उसकी कमाई कम होगी। दूसरा है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो वो जो पैसा उसने कमाया है वो उसकी बीमारी में चला जाएगा। तो इन सब कारण से भी क्या होता है, परिवार में गरीबी बढ़ती है। बाल श्रम, बाल श्रम मतलब क्या? 14 वर्ष की आयु से कम के उम्र के बच्चे अगर काम करते हैं तो उसको हम बाल श्रम कहते हैं। यह सरकार का नियम है, ठीक है। आप ऐसा नहीं करवा सकते हैं, अगर कभी ऐसा करवाइएगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगा सीधे, ठीक है। तो बाल श्रम का मतलब क्या हुआ? बाल श्रम की भाई, बाल श्रम से क्या होता है गरीबी में? बाल श्रम का नुकसान यह होता है कि अगर कोई बच्चा है वो पढ़ाई लिखाई कर लेता है अपने बचपन में, तो आगे चलकर वो क्या करेगा? अच्छे वेतन कमाएगा, अच्छे पैसे कमाएगा और अच्छे से घर चलाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा बाल श्रम करता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है, तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। पूरी जिंदगी वो क्या करता है? पूरी जिंदगी वो वही करता रह जाता है, मजदूरी करता रह जाता है और वो अच्छा वेतन कभी नहीं कमा पाता। असहायता, असहायता मतलब क्या? कि कोई मदद करने वाला नहीं है। अगर कोई मदद करने वाला हो जाए तो फिर तकलीफ काहे का? कोई मदद करने वाला नहीं है, इसलिए भी बहुत समस्या होती है। तो हमने समझ लिया कि अलग अलग चीजों का हमारे निर्धनता से क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है। आगे यहां पर कहता है कि ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। मतलब क्या? मतलब यहां पर हमने ऊपर निर्धनता के बारे में पढ़ा कि निर्धनता में अलग अलग चीजें होती हैं, शहर में अलग होता है, गांव में अलग होता है, ये चीजें हमने देखी। तो यहां पर हमें पता चला कि निर्धनता का मतलब क्या? भुखमरी। लोगों के पास भर पेट जरूरत जितना खाने भर नहीं है, साथ में लोगों के पास आश्रय भी नहीं है, अपना घर भी नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, कोई बीमार आदमी अपना इलाज नहीं करवा पाता है, और यहां पर निर्धनता का अर्थ स्वस्थ जल और सफाई सुविधा का अभाव भी है। मतलब कोई गरीब आदमी है, उसको साफ पानी भी नहीं मिलेगा। कहां से मिलेगा भाई? पानी के लिए भी आजकल बोतल खरीदना पड़ता है, पानी बोतल, समझ गए। और सफाई भी उसको नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो झुग्गी झोपड़ी में रहेगा, गंदे इलाके में रहेगा, तो वहां पर साफ सफाई की भी समस्या होती है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है और न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। मतलब क्या? यहां पर गरीब कोई व्यक्ति है, मतलब उसको लगातार नौकरी भी नहीं मिल रहा है, काम भी नहीं मिल रहा है। काम मिलेगा तो पैसे आएंगे, तो फिर वो गरीब क्यों है? समझ गए। तो यहां पर आगे है कि अंततः इसका अर्थ है कि असहायता की भावना के साथ जीना। मतलब कि गरीबी का सीधा मतलब है कि हम लोग असहाय हैं, हम लोग का कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, और यही भाव लेकर जिंदगी आपको व्यतीत करना होगा अगर आप गरीब हैं तो। क्योंकि रियलिटी भी यही है कि जो व्यक्ति गरीब है उसकी मदद करने कोई नहीं आता है, वो उस अपने हाल पर जीता है, वो किसी तरीके से कमाता है, किसी तरीके से खाता है और किसी तरीके से अपना बस जिंदगी चला रहा है। समझ गए। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालय, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। जो गरीब लोग होते हैं वो ऐसी उनकी स्थिति होती है, ऐसी मजबूरी होती है उनकी कि कहीं भी वो जाते हैं अपना काम करवाने या कोई भी जरूरत से, या कोई आपसे मांगने भी आ जाता है ना, तो दूसरा कोई छोड़िए, आप भी कई बार भगा देते होंगे। कोई भिखारी आपसे अगर पैसे मांगने आता है तो आपका क्या बर्ताव होता है कि आओ भाई तुमको हम 10 रुपए देते हैं, 100 रुपए देते हैं? नहीं, लोग भगा देते हैं, भाई भागो यहां से, क्या कर रहे हो, हटाओ। मतलब कि गरीब लोगों को हर जगह पर क्या किया जाता है? एक प्रकार से दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो गरीब है।
और साथ में आप अगर सरकारी कार्यालय वगैरह में कभी गए होंगे तो देखे होंगे कि वहां पर जो अगर कोई गरीब व्यक्ति पहुंच गया बिल्कुल फटेहाल स्थिति में, तो वहां उसकी कोई बात भी नहीं सुनता है। मैंने कई बार देखा है, इसलिए मैं यहां पर कह रहा हूं। तो यहां पर कहता है कि स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति दुनिया का गरीब होकर जीना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि अच्छी तरीके से, ईमानदारी से, अच्छा एकदम जिंदगी जिए। कोई भी गरीब नहीं बनना चाहता है। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहां का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। यहां पर क्या है कि जो भारत सरकार है उसके लिए बहुत ये जरूरी भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी है कि अपने करोड़ों लोग, करीब 27 करोड़ हमने बात की, कि इन लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है और एक अच्छा जीवन देना है। और यहां पर महात्मा गांधी भी कहते थे कि भारत सही अर्थों में स्वतंत्र तभी होगा जब यहां पर सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा, मतलब तकलीफों से मुक्त हो जाएगा। तो हमने उदाहरण देख लिए, उदाहरण समझ लिए। अब यहां पर आगे हमारे सामने अगला टॉपिक है सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता। यानी जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं, जो इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उन लोगों के हिसाब से निर्धनता क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीजें हम यहां पर बात करने वाले हैं। आगे कहता है कि चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले ये सूचक वे हैं जो आय और उपभोग के स्तर पर संबंधित हैं, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। अब यहां पर यह है कि निर्धनता में कई चीजें होती हैं, जैसे व्यक्ति के पास घर नहीं है, व्यक्ति के पास खाने को नहीं है, व्यक्ति जो है उसको शरीर कमजोर है, बीमारी से वो ग्रस्त है, वो अपना इलाज नहीं करने पा रहा, बहुत चीजें होती हैं। तो दुनिया में जो सबसे प्रचलित तरीका है गरीबी को मापने का या गरीबी को देखने का, वो है आपका क्या, पैसा। मतलब यहां पर कि जो आपको आय और उपभोग के स्तर को बताए। मतलब कि आपके पास अगर 100 रुपए होंगे तो आप 100 रुपए का सामान खरीद सकते हैं। अगर आपके पास 1000 रुपए होंगे तो आप 1000 रुपए का सामान खरीद सकते हैं। आपके पास अगर 1 लाख रुपए होंगे तो आप 1 लाख का सामान खरीद सकते हैं। जो 100 रुपए वाला व्यक्ति है वो 100 रुपए में क्या खरीदेगा? गेहूं, चावल, दाल, यही चीजें खरीदेगा। तो भाई ये आदमी गरीब है, क्योंकि एक व्यक्ति को जो खाने के लिए जरूरत है, अगर एक व्यक्ति छोड़िए, पूरे परिवार को अगर खाने के लिए जरूरत है, वो 100 रुपए में पूरा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि 1000 में पूरा हो जाए, लेकिन अगर 1 लाख रुपए हैं तो पूरा हो जाएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति के पास, मेरे पास मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं, तो मैं जाकर अपने जरूरत का खाना आराम से खा सकता हूं, अपने परिवार को भी खिला सकता हूं, अगल बगल के लोगों को भी खिला सकता हूं। कोई मुझे चीज जरूरत है, कपड़े खरीदना है खरीद सकता हूं, किताबें खरीदना है खरीद सकता हूं। तो मतलब यहां पर अगर मेरे पास पैसा ज्यादा होगा तो मैं गरीब नहीं हूं, मेरी जो उपभोग है वो काफी अच्छी है, आय काफी अच्छी है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर 100 रुपए कमाता है तो 100 रुपए में वो क्या करेगा? अपने परिवार को खाना खिलाएगा, या उसके लिए कपड़े खरीदेगा, या अपने परिवार का इलाज करवाएगा। इसीलिए यहां पर कहता है कि आय और उपभोग बहुत महत्वपूर्ण है किस चीज के लिए? निर्धनता को मापने के लिए। ठीक है, लेकिन यह तरीका जो है अब माना जाता है कि यह पुराना हो गया है। अब हम क्या करते हैं, ये आय तो देखते ही हैं कि लोग कमा कितना रहे हैं, लोगों की आय कितनी है, लेकिन उसके आगे जाकर अब हम क्या देखते हैं कि लोगों में साक्षर कितने लोग हैं, कुपोषण के शिकार कितने लोग हैं, कुपोषण को कैसे ठीक किया जा सकता है, इन चीजों पर भी अब हम फोकस करते हैं। किसी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा की कमी है या नहीं है, या फिर रोजगार कैसे मिल रहा है। इसीलिए आप सुनते होंगे कि जब भी चुनाव होता है तो कोई नेता अगर आता है तो वो क्या बोलता है, भाई हम नौकरी दे देंगे, अपने इलाके में हॉस्पिटल बनवा देंगे, इसके अलावा हम जो हैं मिड डे मील दे देंगे, बहुत चीजें दे देंगे।
क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें गरीबी को दूर करने में मदद करती हैं। जैसे स्वास्थ्य सेवा अच्छी आपके इलाके में हो जाएगी, हॉस्पिटल सरकार अच्छी बना दे, तो आप गरीब हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं, आप जाइए इलाज कराइए, फ्री में आ जाइए, अपना काम धंधा कीजिए, पैसे कमाइए, कोई तकलीफ नहीं है। इसी प्रकार से आपको अगर नौकरी मिल जाए तो क्या दिक्कत है, फिर आपको पैसा मिलेगा, आप गरीब काहे के, फिर कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? तो यहां पर कहता है कि इन सब चीजों के अलावा यहां पर आपको अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, इन सभी चीजों के आधार पर भी अब हम क्या करते हैं, गरीबी को मापते हैं। हो सकता है कि किसी इलाके में आप रहते हैं, वहां पर आपको 10,000 रुपए रोजाना इनकम हो, लेकिन वहां पर आप चावल नहीं खरीदने पा रहे हैं, गेहूं नहीं खरीदने पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत महंगा मिल रहा है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है ऐसा कि पैसे के मामले में आपको 10,000 मिले, लेकिन वहां पर चावल गेहूं का दाम 20,000 रुपया है। तो यहां पर ये सारी समस्याएं भी होती हैं। तो यहां पर केवल पैसे, आय मायने नहीं रखता है, आपको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जो भी एक व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है वो मिलना चाहिए, यह चीज भी यहां पर मायने रखता है। यहां पर एक और चीज बताया जा रहा है कि सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। कि पहले तो हम सिर्फ आय की बात करते थे, लेकिन समाज में कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जिसकी वजह से ये गरीबी बहुत ज्यादा है। उन चीजों में आपका सामाजिक अपवर्जन भी है और असुरक्षा भी है। सामाजिक अपवर्जन मतलब कि समाज मतलब कई हिस्सों में टूट जाना, ऐसा टूट जाना मतलब नहीं, मतलब कि यहां पर आपको जो गरीब है वो हमेशा गरीबों के साथ ही रहता है, जो अमीर है वो हमेशा अमीरों के साथ रहता है, वो गरीबों से दोस्ती या फिर जान पहचान नहीं रखता, और गरीब जो है अमीर से नहीं रख पाता है। तो ये चीज जो अलग अलग अलगाव है समाज में, उसकी बात यहां पर की जा रही है। तो यहां पर कहता है कि इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। सामाजिक अपवर्जन का यही मतलब है कि देखिए भैया, जो गरीब है ना वो कहां रहता है, शहर के झुग्गी झोपड़ी में रहता है। अमीर कहां रहते हैं, मतलब अमीर भी कह लें, मिडिल क्लास भी कह लें, जो अच्छा खासा कमा रहे हैं, सबकी बात हो रही है यहां पर, वो लोग अलग इलाके में रहते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक महल है, उसके बगल में एक झोपड़ी वाला रहता है और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है और दोनों साथ में स्कूटर पर बहुत बैठकर घूमते हैं। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? क्योंकि जो गरीब हैं वो अपने इलाके में रहते हैं, वो अमीरों के साथ इंटरेक्ट कभी नहीं करते हैं। हम लोगों के साथ भी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। आपने कभी देखा है क्या कि आपके घर के अगल बगल कोई भिखारी आया और आपके बगल वाले ने उसको बैठाकर चाय नाश्ता कराया? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, उसको तुरंत भगा दिया जाता है। तो यही चीज सामाजिक अपवर्जन की यहां पर बात हो रही है कि यहां पर क्या होता है, जो गरीब है वो मजबूरी में अपने जैसे गरीबों के बीच में एक प्रकार से बुरे वातावरण में ही रहता है। बुरे वातावरण कहने का मतलब कि उसका जो घर है झोपड़ी है, उसके इलाके में साफ सफाई नहीं है, इस प्रकार की समस्या से उसका इलाका जूझ रहा है। और जो साफ सुथरे इलाके हैं, अच्छे इलाके हैं, वहां पर अच्छे लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं। और यहां पर आगे कहता है कि सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे उनसे अधिक करते हैं। अब यहां पर कहता है कि यह जो सामाजिक अपवर्जन है, इसकी वजह से गरीबी है और गरीबी की वजह से भी यह है, मतलब दोनों एक दूसरे के कारण है। अगर सामाजिक अपवर्जन होगा तो भाई गरीब गरीबों के साथ रहेगा, खराब इन्वायरमेंट में रहेगा, वहां पर उसको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। कौन सी सुविधाएं भाई? अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा स्कूल, अच्छा रोड, साफ सुथरा घर, ये चीजें उसको नहीं मिलेंगी, तो वो और गरीब हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो गरीब है, इसलिए वजह से वो ऐसे इलाके में जाकर रह नहीं सकता है जहां पर ये सुविधाएं मिलती हैं। तो समझ रहे हैं कि भाई गरीबी की वजह से सामाजिक अपवर्जन है और सामाजिक अपवर्जन की वजह से ही गरीबी है। तो दोनों एक दूसरे के कारण की वजह से है। समझ गए? मान लीजिए कि आज अगर कोई करोड़पति व्यक्ति के घर के बगल में अगर कोई भिखारी रहने लगे, उसको घर मिल जाए, वो वहीं पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे, तो कुछ दिन में आपको पता चलेगा कि वो भिखारी गरीब नहीं रहा, वो करोड़पति हो गया, लखपति हो गया, हजारपति हो गया। क्यों? क्योंकि उसको जो सामाजिक माहौल है वो काफी अच्छा मिल गया, इस वजह से। आगे कहता है कि इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है।
तो इसका उदाहरण जाति व्यवस्था से भी देख सकते हैं। जो हमारे समाज में, हमारे देश में जातियां चलती हैं, उसकी यहां पर बात की गई है। यहां पर कहता है कि जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है, इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि यह इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंचाता है। अब यहां पर क्या है, जाति व्यवस्था में क्या परेशानी है कि कुछ जातियों के लोग हैं, उनको सामाजिक अवसरों से, समान अवसरों से अपवर्जित कर दिया जाता है कि यार तुम मेरे घर नहीं आओगे, मेरे इलाके में नहीं आओगे, यहां से पानी नहीं पियोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तुम अलग रहो। तो ये चीज में क्या होता है, वो जो व्यक्ति जिसको अलग रखा जा रहा है, वो उसको किसी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, उसको एक प्रकार से गरीबी झेलना है और उसको गरीबी से बाहर आने का कोई अवसर नहीं है। तो ये एक उदाहरण आपके सामने रखा गया है। आगे यहां पर अगला हमारे पास कारण क्या है, असुरक्षा। मतलब इस तरीके से भी गरीबी को समझने की बात यहां पर की गई है। असुरक्षा में क्या कहता है कि निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे कि पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों जैसे कि कोई विधवा, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। अब यहां पर कहता है निर्धनता के प्रति असुरक्षा, यानी कि कोई व्यक्ति है वो कितना गरीब आगे चल के रहेगा, इसका एक असुरक्षा की बात की जा रही है। कि समाज में अगर हम देखें, जाति व्यवस्था को ही देखें, तो आप आसानी से यह कह सकते हैं कि जो भाई ट्राइबल लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, वो आज भी गरीब हैं और आगे 10 साल बाद भी गरीब रहेंगे, ज्यादातर गरीब रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको समाज में इस जगह पर रखा गया है कि वो सामने नहीं आ सकते, आगे नहीं आ सकते हैं। इसी प्रकार से कोई समाज में, हमारे समाज में अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसके लिए आगे बढ़ना, आगे आना, कोई चीज एक सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार से कोई विधवा है तो उसको भी उतना अवसर नहीं मिलता है जितना कि दूसरे लोगों को मिलता है। तो इन लोग को जो इस प्रकार के सिचुएशन में हैं, इनको आगे बढ़ना और गरीबी से बाहर निकलना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा है, बहुत मुश्किल है इनके लिए। समझ गए? यहां कहता है कि असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। अब यहां पर असुरक्षा का मतलब क्या? मतलब कौन सा समाज आगे बढ़ेगा, कौन नहीं बढ़ पाएगा, समाज में कौन व्यक्ति आगे जा सकता है, कौन सा व्यक्ति आगे नहीं जा सकता है। तो कहता है कि अगर जिस व्यक्ति के पास संपत्तियां हैं, जिस परिवार के पास, जिस समाज के हिस्से के पास संपत्तियां हैं, जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास स्वास्थ्य है, रोजगार है, ये सारी चीजें हैं, या फिर इन सारी चीजों के अवसर हैं कि आप जाकर नौकरी ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, स्वास्थ्य आप इलाज करवा सकते हैं, संपत्ति आप खरीद सकते हैं, तो आप जो हैं वो क्या कर सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आप जो हैं असुरक्षित नहीं हैं। लेकिन आप संपत्ति नहीं खरीद सकते, शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, स्वास्थ्य आप ठीक नहीं कर सकते हैं, रोजगार नहीं ले सकते हैं, तो आप क्या रहेंगे? आप गरीब रहेंगे, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो यहां पर इन चीजों से आपका निर्धारण होता है कि आप असुरक्षित हैं या नहीं हैं। समझ गए? इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों पर समक्ष विद्यमान बड़े जोखिम के आधार पर किया जाता है। मतलब यहां पर एक और चीज कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई परेशानी आती है, जैसे कि भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, आतंकवादी हमला हो गया, इस प्रकार की कोई परेशानी अगर हो गई, तो यहां पर सबसे पहले जो समस्या होगी, यह समस्या किसको होगी? यह समस्या इन गरीबों को ही होगी। ये जो समाज के हिस्से हैं, इन्हीं को ये समस्या झेलनी होगी और सबसे ज्यादा तकलीफ इन्हीं को होगी। समझ गए? अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। क्या? कि जो आपका यहां पर ये जो समाज है, समाज के हिस्से हैं, इनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता क्या है। मतलब समाज में कुछ लोग हैं, वो इस तरीके की परेशानियों से आसानी से जूझ सकते हैं, घर गिर गया, घर बनवा कर फिर से बैठ रहने लगे। लेकिन गरीब जो है, उसके लिए समस्या है, उसका अगर घर टूट गया तो उसके लिए घर बनवाना, इलाज करवाना, बीमारी होने पर एकदम इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है उसके लिए, उसकी पूरी बर्बादी हो जाएगी उसमें। समझ गए? वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरों लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने वालों की बड़ी संख्या का निरूपण ही असुरक्षा है। वही चीज है जो मैंने आपको कहा। अब यहां पर आगे बात की गई है निर्धनता रेखा के बारे में।
मतलब गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन आपने सुना होगा, उसके बारे में यहां पर बात किया जा रहा है। तो कहता है कि निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। जब भी हम लोग गरीबी की बात करते हैं तो उसमें हमेशा हम लोग गरीबी रेखा की भी बात करते हैं। तो गरीबी रेखा आपने नाम सुना होगा कि यार इतने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उतने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीबी रेखा जो है वो बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। ठीक है, निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग के स्तरों पर आधारित है। अब यहां पर गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा कुछ नहीं है। गरीबी रेखा एक प्रकार से आय के आधार पर, आमदनी के आधार पर और उपभोग के आधार पर तय करती है कि कौन सा व्यक्ति गरीब है, कौन सा व्यक्ति गरीब नहीं है। अब इसके आगे कहता है कि किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। अब यहां पर क्या कहता है कि भाई जो ये तरीका है गरीबी रेखा का, निर्धनता रेखा का, इसका ये तरीका है कि भाई कोई भी व्यक्ति गरीब कब है? गरीब तब है जब उसकी जो आमदनी है या उसके परिवार का उपभोग है, उपभोग मतलब कि आप कितने सामान, क्या सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है। तो ये जो आपकी आय है या फिर उपभोग है, ये न्यूनतम स्तर से नीचे चली जाए जो कि मूल आवश्यकताओं के लिए जरूरी है। अब जैसे क्या उदाहरण है? उदाहरण समझिए कि मान लीजिए कि आपको खाने पीने की जरूरत है। क्या जरूरत है भाई? आपको क्या करना है? चावल खाना है। चावल के अलावा आप दाल खाते हैं, दाल के अलावा आप क्या करते हैं? सब्जी भी खाते हैं। तो सरकार ने हिसाब लगाया कि भाई चावल एक व्यक्ति कितना खाएगा, दाल एक आदमी कितना खाएगा, सब्जी कितना खाएगा। तो इन सब चीज़ों को अंदाजा लगाने के बाद सरकार ने बोला कि चलो क्या है, 40 रुपया एक दिन पर डे आपको, पर व्यक्ति, एक आदमी एक दिन में अगर 40 रुपया कमा लेगा ना तो ये सारी चीज़ें खरीद लेगा। तो ये चीजें अगर खरीद लेगा कोई व्यक्ति तो वो आदमी गरीब नहीं है। अगर ये चीजें नहीं खरीद पा रहा है मतलब वो आदमी गरीब है। ये एक उदाहरण मैं ले रहा हूं। उसी प्रकार से सरकार ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, इतना से मजा नहीं आ रहा है। अब क्या है ना कि सरकार ने तय किया कि चलो अब क्या करते हैं कि रोज सुबह हॉर्लिक्स पिएगा कोई आदमी खाना खाएगा, खाना के अलावा शाम में पिज्जा खाएगा। तो यहां पर ये मैं उदाहरण ले रहा हूं। उदाहरण मतलब कि यहां पर सरकार कोई भी तरीका तय कर सकती है कि किस आधार पर हम गरीबी को डिफाइन करेंगे। तो हमारे सरकार ने अभी क्या किया है, यह तरीका अपनाया है कि भाई एक व्यक्ति को जितना बेसिक जरूरत है खाने पीने का, इन चीजों का, वो अगर कोई व्यक्ति पूरा कर लेता है तो वो आदमी गरीब नहीं है, ऐसा माना जाता है। अब यहां पर कहता है कि मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों में, विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। मतलब जो मैंने कहा वही चीज कि भाई मूल आवश्यकता क्या है, आपके लिए बेसिक जरूरी चीज क्या है, अलग अलग देशों में अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे भारत देश में जरूरी चीज का डेफिनेशन अलग है, अमेरिका में अलग है, यूरोप में अलग है, पाकिस्तान में अलग है, अफगानिस्तान में अलग है। यानी कि यहां पर कहता है कि अतः काल और स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करते हैं जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। मतलब यहां पर क्या है कि यहां पर जो मूल आवश्यकता है वो अलग अलग देश में अलग अलग होता है। अब यहां पर क्या है कि भाई अलग देश में अलग समय पर, जैसे आज के भारत में और भारत में ही 40 साल पहले गरीबी रेखा समान थी क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के भारत में और आज के अमेरिका में क्या गरीबी रेखा समान है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। अमेरिका में आपके पास कार नहीं है, 10 लाख रुपया महीना, अरे सालाना से कम कमाते हैं, मतलब 80,000 रुपया से कम अगर कमाते हैं अमेरिका में तो आप गरीब माने जाएंगे। लेकिन इंडिया में 80,000 रुपये महीना कमाना बहुत बड़ी बात है, बहुत कम संख्या में लोग कमाते हैं। तो अलग अलग देशों में गरीबी रेखा का जो डेफिनेशन होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग समय पर भी अलग अलग होता है, और वो उस समाज के हिसाब से तय होता है। मतलब कि भारत में गरीब बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर सरकार बिल्कुल बेसिक ज़रूरी चीज़ पर फोकस कर रही है। लेकिन अमेरिका में गरीब बहुत कम है, पैसा बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर सरकार बोलती है नहीं नहीं नहीं, कार जिसके पास नहीं है ना वो भी गरीब है, कार के अलावा मोटरसाइकिल जिसके पास है वो भी गरीब है, घर जिसके पास है वो भी गरीब है। अगर आप 80,000 रुपये महीना नहीं कमा रहे हैं अमेरिका में तो आप गरीब हैं। तो वहां पर उस समाज के हिसाब से यह परिभाषा दी गई है।
उदाहरण के लिए वही चीज जो मैंने कहा कि अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में आप कार रखना विलासिता मानी जाती है। मतलब इंडिया में कार है तो आप बड़ा आदमी है, लेकिन अमेरिका में कार नहीं है ना तो आप गरीब हैं। समझ गए? तो यहां पर देख सकते हैं कितना फर्क है। फर्क क्यों है? क्योंकि समाज में फर्क है। समझ गए? भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षणिक, चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। जब भारत सरकार निर्धनता रेखा तय करती है, उसका निर्धारण करने जाती है, तो सरकार ये फोकस करती है कि खाना कितना एक व्यक्ति को जरूरत है, कपड़े में कितना खर्च होगा, जूते, ईंधन, बिजली या फिर पढ़ाई लिखाई, इलाज करवाने में जो सब चीज है, सब चीज को जोड़कर सरकार ये तय करती है कि हमारे देश का गरीबी रेखा क्या होगा। समझ गए? इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुना कर दिया जाता है। मतलब ये सरकार पहले अंदाजा लगाती है, अच्छा चलो एक दिन में एक आदमी 100 ग्राम चावल खाता है, 50 ग्राम दाल खाता है, 30 ग्राम इसका कोई मसाला खाता है, आपको 200 ग्राम सब्जी खाता है। इसके अलावा एक व्यक्ति को एक महीने में क्या चाहिए? एक जूता चाहिए, 2 कपड़े चाहिए। तो इन सब चीजों को सरकार लिस्ट बनाकर जोड़ेगी और फिर सबका दाम जोड़ेगी और उसके बाद तय करेगी कि एक महीना में एक आदमी का कितना कमाई होना चाहिए, तब उसको गरीब माना जाएगा। समझ गए? तो ये एक तरीका होता है जिससे गरीबी रेखा तय किया जाता है। गरीबी रेखा कहने का मतलब सिंपल है कि मान लीजिए सरकार ने बोला 5,000 रुपए, कि 5,000 रुपए से ऊपर आप कमाते हैं तो आप गरीब नहीं हैं, 5,000 से नीचे कमाते हैं तो आप गरीब हैं। ये एक उदाहरण है, ये एक गरीबी रेखा है कि ऊपर मतलब आप नहीं है, नीचे मतलब है। यही सिंपल, गरीबी रेखा कोई रेखा नहीं होती है। समझ गए ना? यहां पर यही चीज है। आगे क्या कहता है? निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। अब यहां पर बात है कि सरकार ये कौन आदमी कितना खाएगा इसका अंदाजा कैसे करती है। उसके लिए आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति को एक दिन में 2000 कैलोरी, करीब 2100 कैलोरी चाहिए होता है शहर में, और करीब 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है गांव में जिंदा रहने के लिए, चलने के लिए। तो सरकार ये जोड़ती है कि भाई कौन सा खाना से कितना कैलोरी मिलेगा और उस कैलोरी को प्राप्त करने में कितना खाना एक व्यक्ति खाएगा, उसका कीमत कितना होगा, और उसके हिसाब से सरकार क्या करती है? गरीबी रेखा तय करती है। आगे यहां पर क्या है कि खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करते हैं। मतलब क्या यहां पर इनमें सभी चीजें आ जाती हैं, सभी चीजों को जोड़ा जाता है। आयु, लिंग, काम करने की प्रवृत्ति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। मतलब कि यहां पर बड़े आदमी को ज्यादा खाना चाहिए, बच्चे को कम भोजन की जरूरत है, या फिर काम करने वाले को ज्यादा भोजन की जरूरत है, कम काम करने वाले को कम भोजन की जरूरत है। ये अलग अलग चीजें होती हैं जिसके आधार पर कैलोरी अलग अलग तय होता है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, और साथ में नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तय है कि भाई इतना कैलोरी एक व्यक्ति को जरूरत है। अब इतना कैलोरी एक व्यक्ति को पाने के लिए कितना पैसा लगेगा, कितना वो खाएगा, उसके हिसाब से गरीबी रेखा तय होती है हमारे देश में। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। मतलब गांव में लोग ज्यादा काम करते हैं इसलिए गांव में ज्यादा कैलोरी की जरूरत है, शहर में लोग कम चलते हैं, कम काम करते हैं, इसलिए शहर में कम कैलोरी की जरूरत होती है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों की में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। कैलोरी को ध्यान में रखते हुए, अभी क्या सब खाना का दाम चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए, जो कीमत है गरीबी रेखा का वो उसको तय हमेशा किया जाता है। मतलब जो गरीबी रेखा है उसको कम ज्यादा किया जाता है जैसा कि मार्केट में दाम चल रहा है अलग अलग चीजों का। यहां पर कहता है कि इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रति माह किया गया। मतलब इन सब चीजों का हिसाब करके जोड़ के तय किया गया कि अगर गांव में कोई व्यक्ति 816 रुपए प्रति महीने कमाता है अकेले खुद के लिए,
उसके परिवार का बात नहीं हो रहा है, अकेले एक आदमी के लिए, कि मतलब एक आदमी जैसे मैं हूं, मुझे खर्चा चलाने के लिए गांव में कितनी जरूरत है, 816 रुपए। शहर में अगर मैं रहता हूं तो 1000 रुपए अगर मैं कमा लेता हूं तो मतलब मैं अपने जरूरत लायक खाना खा लूंगा, और बाकी चीजों की बात नहीं हो रही, मोटरसाइकिल खरीदना, कपड़े अच्छे खरीदना, उनकी बात यहां पर नहीं की जा रही है, ये कुछ बेसिक चीजों की बात हो रही है। आगे कहता है कि कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों में उच्च राशि निश्चित की गई है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमत अधिक होती है। आपने देखा कि भाई गांव में कैलोरी ज्यादा चाहिए लेकिन पैसा कम जोड़ा जा रहा है, शहर में कैलोरी कम चाहिए लेकिन पैसा ज्यादा जोड़ा जा रहा है, क्योंकि शहर में सामान खरीदना महंगा होता है, जो जरूरत खाने के सामान होते हैं वो शहरों में कम मिलते हैं, मतलब कीमती मिलते हैं। ठीक है, कहता है कि इस प्रकार 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4000 रुपए प्रति माह से कम है। मतलब एक परिवार अगर 4000 रुपए से कम कमा रहा है गांव में तो वो क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है। इसी प्रकार से शहर में कोई परिवार अगर 5000 रुपए प्रति माह से कम कमा रहा है तो वो गरीब है। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर हर 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। मतलब यहां पर एक एजेंसी है, सरकारी एजेंसी, जिसका नाम क्या है, NSSO है। NSSO आसानी से कहा जाता है, लेकिन हिंदी में इसका नाम क्या है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये सर्वे का काम करती है। और यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर यह काम भारत के लिए NSSO करती है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, दुनिया के अलग अलग देशों को कंपेयर करने की बात करें तो यहां पर जो है, यहां पर विश्व बैंक जो है उसने अलग अलग देशों को तुलना करने के लिए निर्धनता रेखा, गरीबी रेखा तय करके रखी है, जो कि है $1.9। यह 2011 के आधार पर तय है, अभी का फिलहाल यहां पर नहीं लिखा गया है। ठीक है, और यहां पर कहता है कि $1.9 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो वो क्या है, गरीब नहीं है, उससे कम कमाता है तो वो गरीब है। ये आपको वर्ल्ड बैंक का कैलकुलेशन है। ठीक है, अब यहां पर आगे कहता है निर्धनता के अनुमान। ठीक है, कितने गरीब हैं, कितनी संख्या में हैं, कब कितने थे, आज कितने हैं, ये सारी चीजें यहां पर हम बात करेंगे। कहता है कि तालिका 3.1 से यह स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1993-94 में लगभग 45% से वर्ष 2004-5 में 37% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 22% पर आ गया। मतलब यहां पर क्या कह रहा है कि 1993-94 में भारत में करीब 45% लोग क्या थे, गरीब थे, गरीबी रेखा से नीचे थे। 2004-5 में काफी सुधार हुआ और 37% पर यह आंकड़ा आ गया, और आज के समय में 2011-12 में जो गरीबों की संख्या है वो भारत की जनसंख्या की 22% है। तो आज 2021-22 का डाटा अभी नहीं आया है, ये 2011-12 का ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे कहता है कि यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। मतलब बहुत सुधार हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा गरीबों की संख्या। यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व 2 दशकों 73 से 93 में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या वर्ष 2004-5 में 407 मिलियन, मतलब कि करीब 40 करोड़ से घटकर 27 करोड़ रह गई है 2011 में, जिसमें औसतन गिरावट 2.2% वर्ष 2004-5 से 11-12 के बीच में। मतलब ये आंकड़े हैं कि भाई कब कितनी गरीबी कम हुई। 1973 से 93 के बीच में जितनी गरीबी थी उसके मुकाबले अब ज़्यादा गरीबी कम हुई है। 2004-5 में 40 करोड़ गरीब थे और इसके अलावा 2011-12 में 27 करोड़ गरीब हो गए हैं, और हर साल 2% लोग जो हैं वो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी सुधर रही है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ग्रामीण शहरी, पूरे भारत में ग्रामीण शहरी, तो यहां पर प्रतिशत दिया गया है, यहां पर आंकड़े दिए गए हैं। 1993-94 50% ग्रामीण जो थे वो गरीबी रेखा से नीचे थे, और शहरों में 32%, कुल मिलाकर 45%। वर्ष 2011-12 में 26% ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे हैं और 14% शहरी ग्रामीण रेखा से नीचे हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, और कुल मिलाकर भारत में 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। संख्या की बात करें तो संख्या में भी देख सकते हैं 40 करोड़ से घटकर 27 करोड़ गरीबों की संख्या रह गई है, जिसका मतलब है कि हमारा भारत जो है इस मामले में सुधार कर रहा है। अब यहां पर आइए चर्चा करें, तालिका 3.1 से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं, आप इसको खुद से पढ़ लें, मैं यहां पर आगे बढ़ रहा हूं। आगे यहां पर टॉपिक क्या है, टॉपिक है असुरक्षित समूह।
यानी टॉपिक हम यहां पर क्या देख रहे हैं, असुरक्षित समूह देख रहे हैं। यहां पर कहता है कि निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। मतलब क्या, मतलब कि भारत में अगर हम देखें तो कई प्रकार के समाज के हिस्से हैं, तो सभी हिस्सों में गरीबों की संख्या बराबर नहीं है। कोई समाज का हिस्सा है जो कि ज़्यादा गरीब है, कोई कम गरीब है। उसी प्रकार से भारत के राज्यों को कंपेयर करें तो किसी राज्य में गरीबों की संख्या ज़्यादा है, किसी राज्य में कम है। तो कई प्रकार के वर्ग आपको देखने को मिलेंगे, कई प्रकार के अंतर आपको देखने को मिलेंगे गरीबी के मामले में भी। यहां पर कहता है कि जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार हैं। अब यहां पर असुरक्षित समूह में बात करें तो जाति के आधार पर देखें तो जो अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जाति के जनजाति के लोग हैं, ये लोग सबसे असुरक्षित हैं। इनको सबसे ज्यादा चांस है कि ये लोग क्या रहेंगे, गरीब रहेंगे। उसी प्रकार से जो गांवों में मजदूर हैं, जो भूमिहीन मजदूर हैं, वो उनके गरीब होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। उसी प्रकार से जो शहरों में अनियत मजदूर हैं, यानी जिनके पास रोजी रोटी के लिए सिर्फ मजदूरी करना है, न घर है न बार है, कुछ नहीं है, तो वो लोग भी एक प्रकार से असुरक्षित समूह आते हैं। तो यहां पर आरेख 3.1 जो है वो बताता है कि इन्हीं समूहों में से निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाया गया है कि यहां पर अनुसूचित जनजाति का समूह देख सकते हैं कि भाई कितने प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग गरीब हैं, अनुसूचित जाति के कितने लोग गरीब हैं। इसके अलावा निर्धनता के मामले में भारत का औसत क्या है। इसके अलावा ग्रामीण अनियत कृषि श्रमिक, मतलब जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, खेतों में भूमिहीन हैं, उन लोगों की संख्या प्रतिशत में, या फिर शहरों में गैर कृषि श्रमिक जो शहरों में मजदूरी करते हैं, उन लोगों का प्रतिशत देख सकते हैं। भारत का एवरेज से इनकी संख्या ज्यादा है, इनकी भी, इनकी भी, इनकी भी। मतलब भारत में एवरेज 22% लोग गरीब हैं, लेकिन यहां पर अनुसूचित जनजाति के भारत के 43% लोग गरीब हैं, अनुसूचित जाति के 29%। इसके अलावा जो ग्रामीण श्रमिक हैं उनमें 34% और शहरी श्रमिक है वो 34%। ठीक, अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या कहता है। आगे कहता है कि यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत के सभी समूहों के लिए 22 है, अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा से नीचे हैं। ठीक है, वही आंकड़े जो मैंने आपको बताए। लगभग 34% अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में, 29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या को दर्शाता है। कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति भूमिहीन दिहाड़ी श्रमिक है, वो मजदूरी करके पैसे कमाता है, उसके पास जमीन नहीं है, और साथ में वो क्या हो जाए, साथ में अनुसूचित जाति का हो और अनुसूचित जनजाति का हो, तो उसके लिए दोहरी समस्या है। वो सामाजिक रूप से भी गरीब रह गया और एक प्रकार से अपने वर्ग विशेष काम के आधार पर भी वो गरीब रह गया। इसके बाद कहता है कि हाल के कुछ अध्ययनों ने दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी 3 समूहों अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। यानी 1990 के दशक में जो अनुसूचित जाति थी उनकी गरीबी कम हो गई, जो कृषि श्रमिक थे ग्रामीण उनकी भी गरीबी की संख्या कम हो गई, शहरी जो मजदूर थे उनकी भी गरीबी कम हो गई, लेकिन जो अनुसूचित जनजाति थी उनके लोगों की गरीबी की समस्या अभी तक उतनी दूर नहीं हो पाई है। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। मतलब क्या, मतलब यहां पर क्या कहता है कि एक तो हमने देखा सामाजिक समूह, लेकिन यहां पर परिवारों की अब बात की जा रही है। तो कहता है कि निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ संदर्भ में महिलाओं, वृद्ध लोगों, बच्चियों को ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों की पहुंच से वंचित किया जाता है। मतलब क्या है कि सामाजिक समूह समाज में तो हमने देखा, लेकिन अब परिवार में भी होता है कि कुछ लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है, कुछ लोगों को फायदा उतना नहीं मिलता है। जैसे अगर बात करें तो जैसे जो परिवार में महिलाएं होती हैं, वृद्ध लोग होते हैं, बच्चियां होती हैं, लड़कियां, उनको अगर कभी बीमार वो पड़ जाएं तो उनका सही से इलाज नहीं होता है, उनके पढ़ाई के ऊपर खर्च नहीं किया जाता, ध्यान नहीं दिया जाता। इस प्रकार की कई उनको समस्या देखनी पड़ती हैं। अगर परिवार में कोई लड़का है,
बच्चा है तो उसके पढ़ाई पर, स्वास्थ्य पर, सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। समझ गए? आगे यहां पर क्या कहता है, आगे है यहां पर शिवरमन की कहानी। शिवरमन एक व्यक्ति है, उसकी कहानी यहां पर दी गई है। कहता है कि शिवरमन तमिलनाडु के कुरूर कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। ठीक है, ग्रामीण इलाके में एक गांव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर कपड़े वगैरह बनते हैं। गांव में 100 परिवार हैं। जो शिवरमन आर्थुथानियार है, ये मोची जाति का है और ये करीब 160 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। ठीक है, लेकिन उसे यह काम वर्ष में मात्र 5-6 महीने मिलता है। 5-6 महीने तक वो काम करता है। अन्य समय वह गांव के दूसरे छोटे मोटे काम करता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी काम मिल पाता है, मतलब कि गांव में कुछ उतना काम हो नहीं रहा तो उन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। और यहां पर क्या होता है, उसको आमदनी नहीं हो रही है। और कभी जो काम मिलता भी है, थोड़ा मोड़ा काम, उसको 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलते हैं। परिवार में 8 लोग हैं। शिवरमन की 35 वर्ष की विधवा माँ है जो कि बीमार है, और वो एक प्रकार से इतनी बीमार है कि उसको अपने रोज के काम के लिए भी किसी व्यक्ति की सहायता की जरूरत होती है। और उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन है, मतलब कि शिवरमन की एक बहन है जिसकी उसे शादी करनी है। उसके 4 बच्चे हैं और उनकी उम्र 1 साल से 16 साल के बीच में है, जिसमें कि 3 लड़कियां हैं और सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की जो है विद्यालय नहीं जाती है। लड़कियों के लिए पुस्तक वगैरह भी कुछ नहीं है। इसी प्रकार से जो यहां पर शिवरमन है, उसको अपनी बहन की शादी करनी है और साथ में अपनी बच्चियों की भी शादी करनी है, तो उसके लिए भी उसे पैसे जमा करने हैं। ठीक है, इसीलिए वो अपनी बच्चियों की शिक्षा पर खर्च नहीं कर रहा है। उसकी माँ जो है मरने के कगार पर है, वो अपनी मरने का इंतजार कर रही है, डेथ बेड पर है। ठीक है, उसकी बहन जो है वो घर का काम देखती है, साथ में उसकी जो बड़ी लड़की है शिवरमन की, वो भी घर का काम देखती है। शिवरमन अपने बेटे को विद्यालय स्कूल भेजना चाहता है, पढ़ाना चाहता है। उसकी अविवाहित बहन जो है, पत्नी के साथ उसका झगड़ा चलता है, बनता नहीं है। परिवार में झगड़ा वैसे चलते हैं, आपने देखे ही होंगे। ठीक है, शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। ये शिवरमन शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, वो शादी नहीं कर पा रहा है। यद्यपि उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है, शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है। मतलब क्या हुआ, मतलब यहां पर परिवार जो है वो अपने खाने का भी जुगाड़ अच्छे से नहीं करने पा रहा है, लेकिन शिवरमन अपने बेटे के लिए कभी कभी क्या करता है, थोड़ा मोड़ा दूध खरीद लेता है ताकि वो अपने बेटे को खिला सके। अब यहां पर आइए चर्चा करें। मैं यही कहानी आपको दिखाई गई है, यही बात आपको बताया गया है, जो कि आप यहां पर ऊपर देखा, उसी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जो कि आपको करने हैं। आप खुद से करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब यहां पर आगे है टॉपिक अंतर्राज्यीय समानता। क्या अंतर्राज्यीय समानताएं? तो यहां पर कहता है कि भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। तो यहां पर ये जो अंतर्राज्यीय असमानताएं हैं, ये भारत में निर्धनता को अलग तरीके से दिखाती हैं। यहां पर कहता है कि प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। एक अनुपात मतलब कि हर एक राज्य में बराबर संख्या में गरीब नहीं है। कहीं पर 10% लोग गरीब हैं, कहीं पर 40%, कहीं पर 30%, कहीं पर 8%। अलग राज्यों में अलग अलग संख्या में गरीब हैं प्रतिशत के मामले में। यानी कि यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है, निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। मतलब कि 1970 से गरीबी को कम करने के लिए बहुत काम किया गया, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या में गरीबों की संख्या में कमी आई है। जैसे यहां पर कहता है कि वर्ष 2011-12 में भारत में निर्धनता का अनुपात 22% है। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है। जैसे अगर हम देखें तो आरेख 3.2 में दिखाया गया है कि बिहार और उड़ीसा क्रमशः 33.7 और 32.6% निर्धनता औसत के साथ 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं। जो बिहार और उड़ीसा है, वहां पर सबसे ज्यादा संख्या में गरीब हैं। जैसे अगर हम भारत में देखें तो भारत का औसत कितना है, 21.9% गरीब। लेकिन अगर हम बिहार को देखें तो 33%, मतलब 33.7% लोग गरीब हैं। बिहार में से 3 में से 1 व्यक्ति क्या है, गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे है। मतलब समझ रहे हैं कि मतलब कि एक व्यक्ति 800 रुपए से भी कम कमाता है महीने का, और 4 लोगों का परिवार है तो 3200 रुपए से भी कम कमाता है। इतना स्थिति खराब है बिहार का, उड़ीसा का, असम,
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्यों को ही देख लें तो भाई कितने ज़्यादा गरीब हैं। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं वो भारत के औसत से नीचे हैं। मतलब कहे तो यही 5 ऐसे राज्य हैं जिनका अगर विकास कर दिया जाए, जिनमें गरीबों की संख्या कम कर दी जाए ना, तो भारत का ये औसत बहुत नीचे आ जाएगा, 10-15% पर आ जाएगा। समझ गए? तो यहां पर क्या कहता है कि भाई अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या में गरीब हैं। यहां पर कहता है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी बहुत है, नगर में भी निर्धन बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सार्वजनिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। कहता है कि देखिए हर राज्य ने अपने अपने तरीके से क्या किया है, निर्धनता को कम किया है। पंजाब में क्या हुआ, पंजाब और हरियाणा में वहां पर खेती पर काम करके गरीबी को कम किया गया। पश्चिम बंगाल में क्या किया गया, वहां पर जो भूमि सुधार उपाय थे उसको लागू किया गया। इसके अलावा जो यहां पर आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, वहां पर अनाज का वितरण किया गया। तो हर राज्य ने कुछ ना कुछ करके क्या किया, गरीबी को कम किया। लेकिन जो ये राज्य हमने बात की 4-5 राज्य, वो अपने गरीबी को कम करने में बहुत हद तक सफल नहीं रहे हैं। अब यहां पर टॉपिक है वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, मतलब दुनिया में गरीबों की स्थिति की हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो कहता है कि विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन 1.9 डॉलर से कम पर जीवन निर्वाह करना। मतलब कि इतने पैसे से कम अगर प्रतिदिन आप कमाते हैं, उस पर अगर अपना जिंदगी चला रहे हैं, तो आप क्या हैं, गरीब हैं। ठीक है, अब यहां पर कहता है कि इस निर्धनता में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया है। मतलब कि पूरी दुनिया में मात्र 10% लोग ऐसे हैं जो कि गरीब हैं। मतलब कि 1.9 डॉलर से कम कमाते हैं प्रतिदिन। ठीक है, यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें वृहद क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। जिस प्रकार से भारत के अलग अलग राज्यों में गरीबों की संख्या अलग अलग है, अनुपात अलग अलग है, उसी प्रकार से पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो अलग अलग देशों में आपको पता चलेगा कि गरीबों की संख्या में कमी अलग अलग आई है। जैसे चीन में क्या हुआ, बहुत बड़ी संख्या में गरीब थे, लेकिन अब बहुत कम संख्या में हैं। लेकिन अफ्रीका में जितने गरीब आज के 40 साल पहले थे, उससे थोड़े से कम अब गरीब हैं। तो यहीं पर कहता है, आपको चीन का उदाहरण दिया गया है, तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में वृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है। जो यहां पर आपको चीन है, इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया है, जो आसियान देश हैं, वहां पर निर्धनता कमी आई। कैसे? वहां पर आर्थिक प्रगति बहुत हुआ, मानव संसाधन विकास किया गया, उससे बहुत बदलाव आया। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 88.3% से घटकर 2008 में 14.7% और 2019 में 0.6% रह गई। सोचिए कि 1981 में 88% लोग चीन में गरीब हुआ करते थे, 2008 में 14.7% लोग गरीब हुआ करते थे, लेकिन 2019 में मात्र 0.6%। बिल्कुल मतलब गायब हो गए। चीन में गरीब तो गायब हो गए, हर व्यक्ति क्या हो गया है, गरीबी रेखा से ऊपर आ गया है और वो कुछ ना कुछ कमा रहा है। कहता है कि दक्षिण एशिया के देशों में जैसे कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, यहां पर निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र आई है और 2005 में 34% से गिरकर 2014 में 15% हो गई है। मतलब यहां पर केवल भारत की नहीं बात हो रही है, इन सब देशों को मिलाकर बात हो रही है कि 2014 में 15.2% लोग गरीब थे। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी कमी आई है, जो 2005 में 510 मिलियन मतलब कि 51 करोड़ से घटकर 2013 में 27 मिलियन मतलब कि करीब 27 करोड़ रह गए हैं। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। अब यहां पर क्या है कि निर्धनता को लेकर अलग अलग परिभाषाएं दिया जाता है। वर्ल्ड बैंक अलग देता है, भारत सरकार अलग देती है, कई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन अलग परिभाषा देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि निर्धनता अलग अलग बताया जाता है। भारत सरकार अलग बताती है, वर्ल्ड बैंक अलग बताती है और दूसरे लोग भी अलग बताते हैं। आइए चर्चा करें। इसमें भी वही आपको आरेख से जुड़े हुए प्रश्न हैं, उसको आप यहां पर खुद से देख लें। आगे यहां पर बात करें तो आगे यहां पर क्या कहता है, आगे कहता है कि सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 से
के 51% से घटकर 2018 में 40% हो गई है। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है। यहां पर निर्धनता रेखा 2005 में 10% से गिरकर 2018 में 4% रह गई है। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई है। यहां पर कहता है अफ्रीका की बात करें तो सब सहारा अफ्रीका, मतलब कि सहारा के नीचे वाला आसपास वाला जो इलाका है, वहां पर 2005 में 51% लोग गरीब थे, 2018 में 40% लोग गरीब हैं। लैटिन अमेरिका मतलब कि दक्षिण अमेरिका में आपको उस रीजन में क्या है, 2005 में 10% लोग गरीब थे, लेकिन 2018 में 4% लोग गरीब हैं। रूस में बात करें तो रूस में गरीबी पहले नहीं हुआ करती थी। क्यों नहीं होती थी भाई? क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट सरकार थी। कम्युनिस्ट सरकार बोलती थी कोई गरीब ही नहीं है, क्योंकि किसी के पास संपत्ति नाम की चीज ही नहीं है। जो भी संपत्ति है सरकार की, आपका घर नहीं है, घर सरकार का है। जो जमीन है खेती का वो भी सरकार का। तो हमारे देश में कोई निर्धन नहीं है, क्योंकि सरकार मतलब कि सभी देश के नागरिक। तो वहां पर गरीबी नाम का कोई चीज होता नहीं था, सरकार कुछ ऐसा कहती ही नहीं थी। लेकिन जब से वहां से समाजवादी सरकारें गई हैं, जब से वहां लोकतंत्र आया है, तब से जब इस प्रकार के गणना शुरू हुए, तब यहां पर पाया गया कि वहां पर फिर से गरीबी वगैरह आ चुकी है, गरीबी है वहां पर। ठीक है, तो कहता है कि यहां पर तालिका 3.2 अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है। यहां पर देखिए किस किस देश में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, वो आप देख सकते हैं। नाइजीरिया 39.1, बांग्लादेश 14.3, भारत 22.5, पाकिस्तान 4.4, चीन 0.5, ब्राजील 4.6। तो यहां पर देख सकते हैं अलग अलग देशों का आंकड़ा यहां पर दिया गया है, जिसमें कि मेरे ख्याल से भारत दूसरे नंबर सबसे खराब स्थिति पर है, भारत उसके ऊपर है नाइजीरिया। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है। मैं मतलब यहां पर जो आपको कौन है भाई, यहां पर संयुक्त राष्ट्र है, वो कहता है कि 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब यहां पर यह भी आंकड़ा वही चीज है कि भाई किस देश का कितना संख्या में गरीबी में कम हुआ है, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। यहां पर पूरी दुनिया में क्षेत्र के हिसाब से कितने गरीब हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, आगे यहां पर हमारे सामने अगला टॉपिक आ जाता है। टॉपिक क्या है, निर्धनता के कारण, मतलब कि कोई व्यक्ति निर्धन क्यों रहता है। अब हम यहां पर कारण की बात करेंगे। तो यहां पर आगे कहता है कि भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साही किया। अब यहां पर सबसे पहला कारण क्या बताया गया है, पहला कारण है कि जो यहां पर ब्रिटिश आए थे वो एक प्रकार से जो भारत के लोग थे उन्होंने कोई विकास नहीं किया। मतलब यहां पर यह है कि जो ब्रिटिश आए थे सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, जो यहां पर पारंपरिक हस्तशिल्पकारी थी और वस्त्र निर्माण जैसी व्यवस्था थी, पूरा सिस्टम चलता था, उसको खत्म कर दिया। आप जब क्लास 10 में पहुंचेंगे, क्लास 10 में वहां पर अध्याय नंबर 4 में आपको पढ़ना है कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत की पूरी इंडस्ट्री को, पूरे यहां पर वस्त्र उद्योग को नष्ट किया था, खत्म किया था। तो यहां पर क्या होता था कि आज के करीब 200 साल पहले पूरी दुनिया का 35% व्यापार जो होता था कपड़ों का, इन चीज़ों का, वो भारत से होता था। बंगाल में या फिर बिहार में या फिर मध्य प्रदेश या फिर आपको कर्नाटक वगैरह जो राज्य हैं, यहाँ पर लोग जो थे वो बुनकर का काम करते थे। इस प्रकार के बहुत सारे लोग थे जो कि ऐसे काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन अंग्रेज आए और अंग्रेज की नीतियों की वजह से पहले तो ये सारे लोग बर्बाद हो गए, इनकी जो रोजी रोटी थी वो खत्म हो गई, वस्त्र उद्योग खत्म हो गया, हस्तशिल्पकारी खत्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर आप इतिहास को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 1900 ईस्वी से लेकर 1950 तक, मतलब जितने साल अंग्रेजों का शासन रहा, 1900 से बात कर रहा हूं, उसके पहले का नहीं। इस समय में क्या हुआ कि यहां पर विकास दर था भारत के लोगों का, भारत के समाज का, वो 1% से भी कम था। तो अभी हम लोग बात करते हैं ना कि भाई डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया का बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हमारे देश की सरकार अगर 6% विकास दर भी ले आती है ना, तो सरकार को गाली पड़ने पर लगता है कि यार तुम लोग 8% नहीं ला रहे हो, 9% नहीं ला रहे हो, 10% नहीं ला रहे हो, 6 ला रहे हो। और उस समय 1% था। मतलब कि यहां पर जो चीजों के निर्माण हो रहा था उसका कीमत 1% से हर साल बढ़ रहा था।
समझ गए। इसी प्रकार से अंग्रेज जब आए थे, भारत में कब्जा किया था, तो उस समय यहां पर बंगाल में सूखा पड़ गया था अंग्रेजों की नीतियों की वजह से, करोड़ों की संख्या में लोग मरे थे। इसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान करोड़ों की संख्या में लोग मरे थे, भूख से मर गए थे। बंगाल फेमिन, आप पढ़िएगा जाकर बंगाल फेमिन क्या है। तो वहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग जो थे वो मर गए थे। तो यहां पर एक बहुत बड़ा कारण है भारत में गरीबी का, कि अंग्रेजों ने जो इतने साल शासन किया, इतनी बुरी तरीके से शासन किया, भारत के लोगों का मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर, सामाजिक स्तर बढ़ाने में कोई योगदान नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। उसकी वजह से एक बहुत बड़ा समाज हमको ऐसा मिलता है जो कि गरीब है। अब बारी आती है अंग्रेजों के जाने के बाद क्या हुआ। तो दूसरा कारण यह है कि जब हमारा देश आजाद हुआ, तो आजाद होने से लेकर 1980 के ईस्वी तक जो विकास का दर था वो बहुत धीमा था। बहुत धीमा मतलब कि अंग्रेजों ने 1% से विकास किया, तो यहां पर 1, 2, 3 यही कुछ परसेंट थे जिससे कि हमारा विकास दर हो रहा था। अब ये परसेंट में क्या बोल रहा हूं, विकास दर का, ये क्या चीज है। तो देखिए, जब भी हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो वहां पर जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं, उसमें प्रति वर्ष कितनी बढ़ोतरी हो रही है उसकी बात हम करते हैं। तो आज के समय में जो सरकार है वो उसके समय में 6%, 7% इतना बढ़ोतरी होता है, और कुछ साल पहले तक 5, 6 या 2008 में करीब 10% का बढ़ोतरी हो रहा था। तो यहां पर सरकार अभी 6% भी ले आती है तो गाली पड़ता है कि तुम इतना कम काहे ला रहा है। तो अंग्रेजों ने उतने सालों तक 1% का बढ़ोतरी लाया। फिर जब 1980 तक जब देश आजाद हो गया, उस समय तक भी यह बढ़ोतरी 1 या 2% ही मात्र हो रहा था। उससे क्या हुआ, उससे हमारे समाज में जो रोजगार के अवसर थे वो घट गए, जो आय में वृद्धि होनी चाहिए थी, क्योंकि जब विकास दर बढ़ता है, जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है, तो लोगों की आमदनी भी बढ़ती है। लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी, और यहां पर इसके साथ ही हमारे देश में क्या हो गया, जनसंख्या विस्फोट। मतलब जनसंख्या अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोग, पूरा जो हमारा अर्थव्यवस्था था उसको संभाल नहीं पाया। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय भारत की आबादी कितनी थी पता है, 30 करोड़ आबादी थी। आज के समय में हम लोग कितनी आबादी में लेकर बैठे हुए हैं, 140 करोड़, 4 गुना से भी ज्यादा हम लोग हो चुके हैं। समझ गए, इतनी आबादी बढ़ चुकी है। इसी प्रकार से 1980 में करीब 70 करोड़ की आबादी थी, मेरे ख्याल से 70 या 75 करोड़ थी। सोचिए, दुगने हो गए हैं 1980 से अभी तक हमारी आबादी। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि आबादी भी एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत संख्या में लोग गरीब हैं। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। मतलब कि हमारा देश एक तो विकास नहीं कर रहा था, दूसरा हमारे देश की आबादी एकदम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रही थी। तो भाई लोगों के पास जो पैसा पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच रहा था, बहुत थोड़ा सा पैसा बहुत लोगों में बंट जा रहा था। अब यहां पर आगे कहता है कि आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। क्या हुआ कि यहां पर 2 चीज हुए। पहला तो लोगों का आमदनी नहीं बढ़ा, लेकिन लोगों के परिवार में लोग जरूर बढ़ गए। तो यहां पर जो परिवार में था पैसा, उसमें बहुत सारे लोगों का खर्चा चलाना था, तो भाई विकास नहीं हुआ। लोग जो थे किसी तरीके का विकास वगैरह नहीं किए। आगे कहता है कि सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए। 1960 से 70 के बीच में क्या हुआ, भारत में हरित क्रांति आया, सिंचाई का भी व्यवस्था किया गया, उससे कृषि क्षेत्र में बहुत विकास हुआ, वहां पर बहुत नौकरियां, बहुत रोजगार आए। लेकिन क्या हुआ, इसका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक सीमित रहा। जैसे आज के पंजाब में, हरियाणा में, या फिर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इस क्षेत्र में कृषि बहुत आगे बढ़ गया। लेकिन भारत के जो दूसरे इलाके थे, जैसे कि बिहार हो गया, बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे जो इलाके थे, यहां पर हमको हरित क्रांति, सिंचाई वगैरह का कोई विकास देखने को नहीं मिला। कृषि में उतना ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रकों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। यहां पर क्या हुआ कि जब कृषि में थोड़ा विकास आया, उसके साथ साथ हमारे देश में जो सरकारी कंपनियां थी, प्राइवेट कंपनियां थी, उन्होंने नौकरी देना लोगों को शुरू किया। लेकिन जो नौकरी वो दे रहे थे वो बहुत कम संख्या में थी। बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोगों को नौकरी चाहिए थी। तो जब लोगों ने सुना कि भाई शहर में कंपनी चल रही है, कुछ फैक्ट्री चल रहा है, वहां पर नौकरी मिलेगा, तो लाखों की संख्या में लोग शहरों में चले गए। शहरों में जाने पर कुछ लोगों को नौकरी मिल गया, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिला।
जिन लोगों को नौकरी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में नहीं मिला, वो लोग शहरों में दूसरे काम करने लगे। जैसे कोई रिक्शा चलाने लगा, कोई विक्रेता बन गया, कोई श्रमिक बन गया, कोई घरेलू नौकर बन गया, तरह तरह के काम करने लगे ताकि वो अपनी जीविका को चला सके। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे, ये शहरों के बाहर झुग्गियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्याएं, जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र में भी व्यस्तता बन गई। जो ये लोग पहुंचे थे, जिनको अच्छी नौकरी नहीं मिली, अच्छी आमदनी नहीं मिली, इनके पास पैसा नहीं था, ये लोग अच्छे मकान में नहीं रह सकते थे और मकान उतने थे भी नहीं कि भाड़े पर लेकर रहें, तो ये लोग क्या करने लगे, शहर के बाहर झुग्गी बनाकर उसमें रहने लगे। और झुग्गी में रहने से यहां पर हमको क्या अब बदलाव आ गया, पहले जो ये गरीब लोग गांवों में रहते थे, अब बहुत बड़ी संख्या में ये गरीब लोग कहां आकर रहने लगे, शहरों में रहने लगे, और शहरों में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। आगे कहता है कि उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। यहां पर कहता है कि निर्धनता दर का एक और बड़ा कारण है, वो है आय समानता, यानी कि मेरी आमदनी ज्यादा है, आपकी कम है, तो भाई मैं अमीर आप गरीब, ये चीज होता है। और उसका एक बड़ा कारण है क्या, भूमि और अन्य संसाधन का असमान वितरण। जैसे कि यहां पर अगर आप पढ़ेंगे अच्छी से अर्थव्यवस्था तो पता चलेगा कि जैसे हम जाति व्यवस्था की ही बात करें तो ऊंची जाति के जो लोग हैं या फिर जो ओबीसी वगैरह हैं, उनके पास जमीन काफी ज्यादा है, लेकिन जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, उनके पास जमीन कम है, संपत्ति कम है, इसलिए वो लोग गरीब हैं। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे पर से नहीं निपट सके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। यहां पर इस समस्या को सुलझाने के लिए एक नई नीति लाई गई थी। वो नीति क्या थी, वो भूमि सुधार नीति थी कि भाई जो जमींदार है, जिनके पास बहुत जमीन है, उनसे कुछ जमीन लेकर जो गरीब किसान है या फिर भूमिहीन है उसको दे दिया जाए। तो ये जो नीति है, इसको सभी राज्य सरकारों ने सही तरीके से लागू नहीं किया, इसलिए बहुत सारे राज्यों में ऐसी समस्या आज भी बनी हुई है और बहुत सारे लोग भूमिहीन, श्रमिक हैं, गरीब हैं। चूंकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है, इस नीति का उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता था। मतलब कि यह एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीब हैं। अगर यह चीज सही से किया जाता, सुधार दिया जाता, तो आज करोड़ों संख्या में लोग जो थे उनका जीवन बेहतर होता। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। दूसरे कारण भी है जिसकी वजह से लोग यहां पर गरीब हैं। कहता है अति निर्धनों सहित भारत के लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्चा करते हैं। आपको पता है कि अगर परिवार में शादी होता है तो इतना पैसा खर्चा होता है, जितना पॉकेट में है उतना खर्चा कर दो, लोन में ले लो, सब खर्चा कर दो, ताकि क्या हो जाए, शादी में भाई खाना अच्छा बनना चाहिए, या फिर इस तरीके की चीज़ों में, बहुत बर्थडे आ गया तो और भी खर्चा, इस तरीके की चीज़ों में लोग बहुत पैसा खर्चा करते हैं। अगर ये पैसे अगर वो बचा कर रखें, अपने जीवन स्तर को बेहतर करने में खर्च करें, तो उनका जीवन और भी बेहतर हो सकता है। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। चूंकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं, इसलिए वे कर्ज लेते हैं। एक और कारण कि भाई यहां पर जो छोटे गरीब किसान होते हैं, जिनके पास जमीन कम होती है, उनके पास तो जमीन कम है, उनके पास इतनी खेती नहीं है कि उसको बेचकर वो पैसा जमा लें, वो उस खेती का अपने परिवार के लिए उपयोग करते हैं। तो ये लोग जब यहाँ पर खेती करने जाते हैं तो इनको बीज खरीदना होता है या फिर और भी चीज़ें खरीदनी होती, कीटनाशक वगैरह खरीदना होता है। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं। अब कर्ज लेने की वजह से इनको कर्जा भरना पड़ता है और कर्जा का ऋण जो आपको सूद होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये आपको कर्जा चुकाने में भी असमर्थ होते हैं और ये ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अत्याधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों है। ठीक है, तो कई कारण हम देखें जिसकी वजह से भारत में लोग गरीब हैं, गरीब बहुत ज्यादा हैं। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे सामने क्या है टॉपिक, निर्धनता निरोगी उपाय, यानी निर्धनता को दूर करने का क्या उपाय है। तो यहां पर उपाय मुख्यतः 2 पॉइंट पर आधारित है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट यहां पर आपका कहता है कि यहां पर आर्थिक समृद्धि, मतलब यहां पर हमको विकास करना है, अपने समाज का अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, आर्थिक समृद्धि करना है। और दूसरा हमारा तरीका क्या है, लक्षित निर्धनता निरोधी,
मतलब जो गरीब लोग हैं उनको सहायता देकर हमको क्या करना है, उनको एक प्रकार से जो गरीबी है उसका असर उनके जीवन में कम करना है ताकि उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो यहां पर आगे वही चीज कहा गया है कि 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्षों की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। मतलब कि 1980 तक क्या हुआ कि भारत जब से आजाद हुआ 1980 तक लोगों की आमदनी बिल्कुल नहीं बढ़ी, गरीबी बिल्कुल नहीं कम हुई, कुछ फर्क नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल जैसा था वैसा ही रह गया। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमानतः 45% थी और 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। मतलब कि 1950 में भारत में 45% लोग गरीब थे और 1980 में भी यहां पर क्या हो गए, 45% लोग ही गरीब रह गए। गरीब न घटे न बढ़े, कुछ नहीं हुआ, जो गरीब था वही रह गया, जो अमीर था वही रह गया, कोई बदलाव नहीं हुआ। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विकास में सबसे अधिक रही। 1980 से क्या हुआ, भारत का विकास जो है वो कुछ अच्छे से होने लगा और यहां पर पूरी दुनिया में सबसे अच्छे से विकास भारत का हुआ। यहां पर कहता है कि समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के बीच में 6% के करीब पहुंच गई। 1970 के आसपास 3.5% से भारत विकास कर रहा था और 1980 से 90 के बीच में क्या हो गया, 6% से भारत विकास करने लगा। उस समय पूरी दुनिया का ये सबसे ज्यादा था। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह जो विकास दर हुआ, उच्च दर हुआ विकास का, 6% से विकास हुआ, उससे भारत में गरीबी में बहुत कमी आई, बहुत ज्यादा कमी आई। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। मतलब जो आर्थिक समृद्धि है, विकास है, और जो निर्धनता उन्मूलन है, गरीबी को कम करना, दोनों में सीधा सीधा संबंध है। अगर आर्थिक विकास होगा, आर्थिक समृद्धि होगी तो हमारे देश में निर्धनता क्या होगा, गरीब होगा, मतलब कम होगा। ठीक है, तो यहां पर कहता है कि आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश करने के आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा देती है। अब भाई बात है कि आर्थिक समृद्धि से होती क्या है। आर्थिक समृद्धि से आपका क्या होता है, एक प्रकार से जो अवसर हैं लोगों को मिलते हैं, नई नौकरियां आती हैं, नए रोजगार मिलते हैं, वेतन लोगों का बढ़ जाता है, पैसा बढ़ता है तो लोग खर्च करते हैं, नए सामान खरीदते हैं तो नए सामान के लिए नया फैक्ट्री लगता है, नया फैक्ट्री लगता है तो फिर रोजगार मिलता है, तो बहुत चीजें होती हैं। तो लोग जो हैं वो एक प्रकार से विकास करने लगते हैं, लोगों को नौकरियां मिलने लगती हैं, काम होने लगते हैं, बहुत चीजें होने लगती हैं। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब लोग देखते हैं कि यार लोग पैसा कमा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो लोग जो हैं प्रोत्साहित होकर क्या करते हैं, लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगते हैं कि यार पढ़ेगा ना तो बहुत अच्छा वेतन कमाएगा, अच्छी नौकरी मिलेगी इसको, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, इन चीजों में भी पैसा खर्च करने लगते हैं। तथापि यह संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सकते। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही, निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। कहता है कि देखो इन चीजों से अच्छी बात तो है कि भाई विकास हुआ, लोग गरीबी में कमी हुई, लेकिन इसका सीधा अवसर आपको गरीबों को नहीं मिला। साथ में जो गांव में रहने वाले लोग हैं या फिर कृषि क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके विकास पर भी ये ज्यादा फर्क नहीं डाल पाया, ज्यादा एक प्रकार से मदद नहीं कर पाया, क्योंकि वो सीधा संबंध गांव से इसका नहीं है। और इसका असर गांव के गरीब लोगों पर भी पड़ा, क्योंकि वो लोग उसी कृषि के ऊपर निर्भर है। आगे यहां पर कहता है कि इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। यानी ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। मतलब कि गांव के क्षेत्रों में, शहरों में गरीबी को कम करने के लिए कई सारे नए स्कीम लाए गए, सरकार के द्वारा नए काम किए गए। जैसे मनरेगा आपने सुना होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। इसमें क्या होता है, लोगों को काम दिलाने के लिए, पैसा दिलाने के लिए जो सरकार है वो गारंटी करती है कि सरकार मजदूरों को साल भर में 100 दिन का रोजगार गारंटी करेगी। अब बोलेगा 100 दिन क्यों यार, 100 दिन से क्या फर्क होता है, 365 दिन होते हैं। तो भाई देखो, गांव में जो मजदूर होते हैं ना, उनको कुछ महीनों के लिए क्या करना होता है, खेतों में भी काम उनको मिल जाता है, दूसरे जगहों में भी काम मिल जाता है। कुछ महीने ऐसे होते हैं, 4-5 महीने, जब उनको काम नहीं मिल पाता है, तो उसमें ये 100 दिन जो होंगे वहां पर ये काम करके क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। ठीक है,
तो यहां पर इससे क्या हुआ, इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई, मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। यहां पर इसका दो टारगेट, पहला तो लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और दूसरा गांव में जो इस प्रकार की समस्याएं हैं जैसे कि सूखा की समस्या, वन कटाई की समस्या, मिट्टी के कटाव, इस प्रकार की चीजों के लिए काम वगैरह भी मिल जाएगा, ये परेशानियां भी सॉल्व हो जाएंगी। तो कहता है कि इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। मतलब जो नौकरी मिलेगी, जो काम मिलेगा, उसमें 1/3 काम कौन करेगा, महिलाएं करेंगे। इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया। मतलब कि इतना काम, इतना दिन का काम प्रति व्यक्ति दिया गया, इतने परिवार को इतने काम दिए गए। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं का हिस्सा 23%, 17% और 53% है। तो ऊपर हमने देखा कि ये लोग क्या हैं, ज्यादा गरीब हैं सामाजिक रूप से, तो इनको कितना फायदा मिला ये आप देख सकते हैं। आगे यही चीज कहा जाता है कि भाई जो वेतन है वो बढ़ा दिया गया। 2006-07 में 65 रुपया था, उसको 2013-14 में 132 कर दिया गया। 2018 में आगे चलकर और भी संशोधित कर दिया गया। कई इलाकों में 281 रुपए और कई इलाकों में जैसे बिहार में 168 रुपए कर दिया गया। तो ये चीज आप देख सकते हैं। अब यहां पर आगे कहता है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। मान लीजिए किसी को रोजगार नहीं मिल पाता है, किसी इलाके में किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल पाता है, तो सरकार क्या करेगी, उसको भत्ता देगी। एक और महत्वपूर्ण योजना है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना। मतलब कि काम करो, बदले में तुमको अनाज दिया जाएगा। यह योजना लागू की गई थी देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में। करीब 700 या 750 जिले हो चुके हैं। हमेशा नया जिला बनते रहता है, बढ़ते रहता है। तो उसमें से जो 150 सबसे गरीब जिले थे वहां पर यह लागू किया गया था 2004 में। और यहां पर यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। यानी गांव के जो मजदूर हैं उनके लिए यह काम है जहां पर क्या होता है, रोजगार के बदले उनको अनाज दिया जाता है। इसका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषण कार्यक्रम के रूप में किया गया है और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मतलब यहां पर क्या होता है, लोगों को खाना मिलता है, मतलब यानी कि अनाज दिया जाता है और इसका सारा पैसा केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार नहीं देती है। समझ गए। आगे कहता है कि NREGA लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज का कार्यक्रम भी इसी क्रम में अंतर्गत आ जाएगा। यहां पर ये आपको नया स्कीम है। ठीक। आगे यहां पर हमारा क्या है, आगे है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये एक दूसरा योजना है जो कि 1993 में लागू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। कि भाई जो यहाँ पर जो शहर के लोग हैं, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको नौकरी दिलाने के लिए, काम दिलाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। उन्हें लघु व्यवसाय या उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता दी जाती है। कि मतलब कि छोटा मोटा धंधा बैठा लीजिए, कोई आप छोटा मोटा फैक्ट्री खोल लीजिए, उसके लिए आपको सहायता दिया जाएगा। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया। ये एक दूसरा आपका स्कीम है जिसको 1995 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार का अवसर सृजित करना है। मतलब कि वही स्वरोजगार के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। इसी प्रकार से एक और स्कीम है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, 1999 में शुरू किया गया। सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों संगठित करना, बैंक ऋण और सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धन रेखा से ऊपर लाना। तो अलग अलग स्कीम है जो कि अलग अलग तरीके से चलाए जाते हैं ताकि गरीबी जो है उसको कम किया जा सके। आगे यहां पर कहता है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 ईस्वी में चालू की गई कि अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्य को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। मतलब कि गांव में जो बेसिक सुविधा है, मूलभूत सुविधाएं, इनको बढ़ाने के लिए यह सुविधा चालू की गई। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण योजना है अंत्योदय अन्न योजना। इसमें क्या होता है आप अलग से अगले अध्याय में पढ़ेंगे।
ठीक है। अब यहां पर कहता है कि इसका मिला जुला परिणाम हुआ, कहीं पर फायदा हुआ, कहीं पर फायदा नहीं हुआ। यहां पर कहता है कि उनके कम प्रभावी होने का एक कारण उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने में कमी है। ये अगर कहीं पर फेल किए हैं ये सारे स्कीम, तो उसका कारण है कि इसको सही से अप्लाई नहीं किया गया या फिर इसका टारगेट सही से सेट नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी हैं। अच्छी नियत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाए। इसलिए हाल के वर्षों में निर्धन उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित परिवीक्षक की पर अधिक बल दिया गया है। मतलब उस पर निगरानी पर ज्यादा फोकस करने की बात की गई है। आगे यहां पर भावी चुनौतियां, मतलब कि आगे क्या चुनौती है, क्या परेशानी है यहां पर। अब यहां पर कहता है कि भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, गरीबी कम हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। मतलब कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग समाज के तबकों में जो गरीबी है उसमें बहुत असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। जल्दी जल्दी लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आ जाएंगे, सभी लोग जो हैं अच्छा जीवन जीने लगेंगे। और यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सर्वजीवन निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो पाया। बहुत चीजें हुई हैं, जैसे कि विकास दर अच्छा है, इसके अलावा क्या हुआ है, इसके अलावा आर्थिक प्रगति हो रही है, इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा पर सरकार जोर दे रही है, जनसंख्या अब उतना नहीं बढ़ रहा जितना पहले बढ़ रहा था, समाज में जो आपको कमजोर वर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनका सशक्तिकरण हो रहा है, उससे भी समाज में बदलाव आया है। और यहां पर आगे कहता है, आगे दूसरा चीज बात किया गया है, आगे यहां पर बात किया गया है कि देखो, लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। मतलब सरकार जो निर्धनता की परिभाषा तय करती है वो सिर्फ खाने को फोकस करती है कि आपको जिंदा रहने भर खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है जिंदा रहने भर तो फिर यार ठीक है, कोई मतलब नहीं है, नहीं मिल रहा है तब दिक्कत है, समझ गए। तो यहां पर कहता है कि यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। मतलब कि आपको जीवन जीने के लिए एक नॉर्मल कुछ चीजें चाहिए होती हैं, उस पर यह स्कीम फोकस नहीं करता है। गरीबी रेखा यह फोकस करता है कि जिंदा रहने के लिए आपको न्यूनतम कम से कम कितना में आप जिंदा रह लेंगे, उस पर यह पूरा गरीबी रेखा का सिस्टम चलता है, ठीक है। अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है कि निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है, घर है, स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है, रोजगार की सुरक्षा है, आत्मविश्वास है, क्या वह जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं, क्या बाल श्रम की प्रथा अभी प्रचलित है। मतलब क्या, मतलब कि केवल खाना पर फोकस मत कीजिए, ये सारी समस्याओं पर फोकस कीजिए कि भाई नौकरी है या नहीं है, शिक्षा है या नहीं है, घर है या नहीं है, लोगों को सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है या नहीं हो रहा है, बाल श्रम का सामना करना पड़ रहा है या नहीं। इन सभी चीजों को हमें दूर करना है। केवल लोगों को भोजन कराना नहीं है, बल्कि और भी समस्याएं हैं, इनको भी हमको गरीबी रेखा के जब आंकड़े हम तय करें तो उसमें शामिल करना चाहिए। विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। यहां पर क्या कहता है, कहता है कि भाई देखो, निर्धनता उन्मूलन ये जो हमेशा क्या है, गतिशील लक्ष्य है। मतलब कि गरीबी खत्म करना हमेशा हमको टारगेट आगे बढ़ते रहता है। जैसे उदाहरण, आज भारत में हम लोगों का गरीबी का डेफिनेशन क्या है कि आपको अगर कैलोरी जितनी जरूरत है दिन भर में वो अगर आपको मिल जा रही है तो आप गरीब नहीं है। लेकिन यहां पर अमेरिका में ये परेशानी नहीं है, या फिर यूरोप में ये परेशानी नहीं है कि लोगों को खाने भर नहीं मिलेगा, खाने भर उनको मिल जा रहा है, लेकिन फिर भी वहां पे गरीब है। अब बोलिएगा सर वहां पे गरीब क्यों है? क्योंकि वहां की सरकार ने यह तय कर दिया है कि भाई खाने से काम नहीं चलेगा, आपको खाने के बाद घर होना चाहिए, कार भी होना चाहिए, आपकी आमदनी अच्छी होनी चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए, जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा आपके पास होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज आपके पास नहीं है तो आप गरीब हैं। इसी प्रकार से अगर भारत आज के 20, 30, 50 साल बाद जब विकास कर जाएगा, भारत में लोगों को यह समस्या नहीं होगी कि भाई मुझे खाने को नहीं मिलेगा, उस समय हमारा सरकार भी क्या करेगा, एक तरीके से जो ये आंकड़ा है ये बदल देगा।
बोलेगा नहीं अब 1,000 में काम नहीं चलेगा। अगर आप 1,00,000 रुपए महीने से कम कमाते हैं तो आप गरीब हैं। 50 साल बाद हो सकता है सरकार ये आंकड़ा तय कर दे। क्यों? क्योंकि हमेशा ये गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य बदलते रहता है। समाज जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे गरीबी का जो आंकड़ा है वो भी बदलते रहता है। ठीक है, यहां पर कहता है कि सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समता तथा निर्धनों को का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। ये और भी बड़े काम होंगे। तो ये सारी चीज करना भी हमारे लिए टारगेट है। तो यहां पर आगे हमारा सारांश है, इसके आगे हमारा क्या है, अभ्यास है। अध्याय हो गया है खत्म। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।